Hello friends and welcome back to Codemate YouTube channel and welcome back to Java Master Class Series चैप्टर नंबर 20। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट्स को एंड टू एंड, यानी कि अगर आप ये वीडियो कम्प्लीटली देख लेते हैं तो आपको इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर कोई भी नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में ही मैं आप काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपको बता दूंगा जो आपको इंटरव्यू के टाइम पर भी हेल्प कर देंगे, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव पॉइंट से भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प कर देंगे। और मैं आपको सोर्स कोड भी बताऊंगा किस तरीके से हमें पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना चाहिए, कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। ये सारे कंसेप्ट आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, तो आपको मल्टीपल प्लेसेस पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखे बिना मत जाइए, आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन को मिस कर देंगे अगर आप वीडियो को कम्प्लीटली नहीं देखेंगे तो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर पॉलीमॉर्फिज्म्स अमेजिंग कंसेप्ट्स। So introduction. Polymorphism in Java is one of the core concepts. क्या है polymorphism? क्या है polymorphism in Java is one of the core concepts of ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर अभी तक हमने क्या सीखा, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, एंड अभी हम लोग सीख रहे हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। और एक और चीज़ बाकी है वो हम लोग अपकमिंग वीडियोज में सीखने वाले हैं। तो 3 पिलर हमने अभी तक सीख लिए हैं, यानी कि हम लोग सीख रहे हैं, तीसरा पिलर अभी सीख रहे हैं, बट कोई ना, ये भी हम लोग सीख जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। Polymorphism in Java is one of the core concepts of object-oriented programming language. Next है the word। अभी हम लोग polymorphism के अंदर 2 वर्ड आता है, एक है पॉली और एक है मॉर्फ। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो हम लोग सीख लेते हैं। The word polymorphism is derived from 2 Greek words poly and morphs। अभी पॉली का मतलब होता है मेनी, मल्टीपल बोल सकते हैं, और मॉर्फ का होता है फॉर्म्स, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया, मेनी फॉर्म्स। दैट इज वन थिंग दैट कैन टेक मेनी फॉर्म, यानी कि एक ऐसा चीज जिसका एक मल्टीपल फॉर्म हम लोग बना सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कंसेप्ट by which we can perform single task in different way, यानी कि एक टास्क है, उस टास्क को हमें परफॉर्म करना है तो हम लोग मल्टीपल वे में उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म्स में हम लोग उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए उसको बोलता है पॉलीमॉर्फिज्म। दैट इज when a single entity behave differently in different cases, it is called polymorphism in Java। ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तीनों को अच्छे से नोट कर लीजिए आप नोटबुक में। अगर आप चाहते हैं इसका पीपीटी फॉर्म, आप ये कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं आपको डायरेक्टली डीएम कर दूंगा, यानी कि टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, या फिर आप जीमेल आईडी मुझे दे सकते हैं, मैं उस पर जाके आपको मेल कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देन नेक्स्ट है मेरा कि किस तरीके से ये पॉलीमॉर्फिज्म काम करता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का मल्टीपल फॉर्म्स हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लड़का खड़ा है, ठीक है, एक ही लड़का खड़ा है। देखिए, इन शॉपिंग मॉल बिहेव लाइक अ कस्टमर, यानी कि जब ये शॉपिंग मॉल में जाएगा तब इसको एज अ कस्टमर ट्रीटमेंट मिलेगा, बट अगर ये बस में जाएगा तो इसको पैसेंजर का ट्रीटमेंट मिलेगा, अगर ये स्कूल में जाएगा तो इसको मिलेगा स्टूडेंट का ट्रीटमेंट, बट अगर ये घर पे रहेगा तो इसको एक एज अ सन जो है उसको ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से है एक ही लड़का, सपोज इसका नाम है राम, तो राम जो है मल्टीपल प्लेसेस पे जाएगा तो उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी का एक टैग मिलता है कि अगर शॉपिंग मॉल में रहेगा तो कस्टमर का ट्रीटमेंट मिलेगा, एंड अगर बस में आता है तो पैसेंजर का मिलेगा, स्कूल में जाएगा तो स्टूडेंट बॉय की तरह एक उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, और घर पे आएगा तो लड़के की तरह। तो एक ऑब्जेक्ट का मल्टीपल फॉर्म्स का एग्जाम्पल इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। ये एग्जाम्पल आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि किस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल हम लोग इंटरव्यू में समझा सकते हैं, और वाइवा आप देने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें हेल्प करेगा, बिकॉज इंजीनियरिंग में पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइवा के टाइम पे। देन टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, अब यहाँ से हम लोग एक टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म सीखने वाले हैं, और उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग कवर करेंगे।
स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं और अर्ली बाइंडिंग बोल सकते हैं। तीनों एक ही चीज नाम है। तो पहला है हमारा इस टाइप्स के पॉलीमॉर्फिज्म्स। दूसरा डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म्स, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और लेट बाइंडिंग। तो स्टैटिक का उल्टा होगा डायनेमिक, कंपाइल टाइम का उल्टा होगा रन टाइम और अर्ली बाइंडिंग का उल्टा होगा लेट बाइंडिंग। तो ये जस्ट एक उसका अपोजिट वर्ड है जिससे हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये स्टैटिक बाइंडिंग। अब स्टैटिक बाइंडिंग के अंदर क्या क्या आता है तो वो हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है मेथड ओवरलोडिंग, दूसरा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और तीसरा होता है मेथड हाइडिंग। तो ये तीनों चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग। और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स, अर्ली बाइंडिंग, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तीनों चीज़ आती है। मेथड ओवरलोडिंग का ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप समझ सकते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। मैं आपको इसी वीडियो में यानी कि यहीं पे मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो चिंता मत कीजिए, वापस से आपका कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, तो अगर यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग है तो उसका उल्टा क्या होगा, मेथड ओवरराइडिंग। तो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोग मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसके अच्छे तरीके से पॉइंट्स को समझ लेते हैं। A polymorphism that exhibit during compilation is called static polymorphisms or compile time polymorphism. In static polymorphism, the behavior of a method is declared at compile time. यानी कि static polymorphism में मेथड क्या करने वाला है वो हम लोग जब कोड लिखते हैं तभी हम लोग बता देते हैं JVM को कि हाँ ये मेथड का फंक्शनैलिटी ये होने वाला है। Hence Java compiler binds method calls with method definition यानी कि body during compilation. Therefore, this type of polymorphism is also called as compile time polymorphism. यानी कि वो कंपाइलर जो है वो बाइंड कर देता है मेथड्स कॉल को विथ मेथड डेफिनेशन एंड बॉडी ड्यूरिंग कंपाइलेशन। जब हमारा कोड कंपाइल होता रहता है उसी टाइम पे हम इसको पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट को अचीव कर लेते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों बोला जाता है। नेक्स्ट है सिंस बाइंडिंग इज परफॉर्म्स एट कंपाइल टाइम। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग अर्ली बाइंडिंग भी बोल सकते हैं, यानी कि ये पहले ही हमारा जो है मेथड का जो लिंकेज है वो बन जाता है। तो तीनों चीज़ हम लोग देख लिए, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्यों बोला जाता है, कंपाइल टाइम क्यों बोला जाता है और अर्ली बाइंडिंग हम लोग क्यों बोलते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन अचीव्ड और इम्प्लीमेंटेड बाय मेथड ओवरलोडिंग। ये तो हमें पता है प्रीवियस स्लाइड से। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? Method overloading is a mechanism in which a class has multiple methods having the same name but different signature. It is one of the way that Java implements polymorphisms. ये एक तरीका है, हमने और भी अदर टाइप्स देखे हैं किस तरीके से हम लोग स्टैटिक और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। मेथड ओवरलोडिंग आपको पता रहेगा, मेथड का नेम सेम रहेगा और ये सेम क्लास के अंदर होता है, सेम मेथड नेम बट डिफरेंट मेथड सिग्नेचर, यानी कि उसकी जो पैरामीटर रहेंगे वो डिफर करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, देन अनदर एग्जांपल ऑफ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और मेथड हायरिंग। तो ये भी दूसरे एग्जांपल है जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट का यूज करके मेथड को किस तरीके से ओवरराइड करते हैं, कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से ओवरराइड करते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देन डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म्स। अ पॉलीमॉर्फिज्म दैट इज एग्जिबिटेड एट रन टाइम is called dynamic polymorphisms in Java. In dynamic polymorphism, the behavior of method is decided at runtime. यानी कि जब हम लोग मेथड को ओवरराइड करेंगे उस टाइम पे हम लोग डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को यूज करते हैं। अभी पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के अंदर कोई मेथड है, अभी जिस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रहेगा उसके बेसिस पे उसके मेथड को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमें पहले पता नहीं होता, जब हम लोग कोड लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा रन टाइम पे, फिर उस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हम लोग मेथड को फाइंड आउट करेंगे कि भैया मेथड सब क्लास के अंदर प्रेजेंट है तो एग्जीक्यूट कर दो, नहीं प्रेजेंट है सब क्लास के छोड़ के सुपर क्लास में जाकर देखो कि वहाँ पे मेथड प्रेजेंट है कि नहीं, प्रेजेंट है उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो सारी जो डिसीजन मेकिंग होता है वो एक रन टाइम पे होता है, इसलिए उसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है
Therefore, the JVM यानी कि Java Virtual Machine binds the method call with method definition or body at runtime and invokes the relevant method during runtime when the method is called. जिस टाइम पे हम लोग मेथड को कॉल करेंगे उसके बेसिस पे, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे वो रिस्पेक्टिव मेथड को कॉल करेगा और उसके फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करेगा. डायनेमिक और रनटाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव और इम्प्लीमेंटेड बाय जावा यूजिंग मेथड ओवरराइडिंग. ठीक है, मैं पता है मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है. मेथड ओवरराइडिंग इज अ मैकेनिज्म वेयर अ मेथड ऑफ बेस क्लास इज ओवररिडन इन द डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास. बेस क्लास मतलब क्या होगा, पेरेंट क्लास. बेस का मतलब नीचे नहीं, बेस क्लास का मतलब पेरेंट क्लास और सुपर क्लास. उसके मेथड्स को ओवरराइड करेंगे हम अपने चाइल्ड क्लास के अंदर और सब क्लास के अंदर. ठीक है, समझ गए. देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द सिग्नेचर ऑफ मेथड इन बोथ बेस एंड डिराइव क्लास इज सेम. यानी कि जब हम लोग पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड क्रिएट करेंगे M1 और M2, तो ये मेथड्स दोनों जो है वो सेम रहेगा. मेथड नेम भी सेम रहेगा, मेथड के जो सिग्नेचर देंगे वो भी सेम रहेंगे, बट इसके रिटर्न टाइप भी सेम हो सकते हैं. प्लस यही डिफरेंस रहेगा कि उसका फंक्शनैलिटी अलग अलग होगा. यहाँ पे हम लोग सपोज अगर मेथड M1 के अंदर कुछ और प्रिंट कर रहे हैं, मेथड M2 के अंदर कुछ और प्रिंट कर रहे हैं, तो वो चीज़ हम लोग अचीव कर सकते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म्स, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. सो अभी हम लोग जाएंगे सोर्स कोड इंप्लीमेंट करेंगे. वहाँ पे हम लोग मेथड ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को, मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को. सो मेथड ओवरराइडिंग किसके अंदर आता है, अब याद कीजिए. मेथड ओवरराइडिंग आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, एंड मेथड ओवरलोडिंग किसके अंदर आता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, और बोलते हैं उसको अर्ली बाइंडिंग. तो चलिए फटाफट मूव करते हैं इंटेलिजी आईडी में, वहाँ पर सब चीज़ को वन बाय वन हम लोग समझते हैं. सो मैं आ चुका हूँ इंटेलिजी आईडी में. इसको हम लोग क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं. चलो इसको भी निकाल देते हैं. अभी यहाँ पर हमें एक पैकेज क्रिएट करूँगा चैप्टर 20 करके, चैप्टर 20. ओके, ये हो गया. अब यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट्स को. ठीक है, अभी हम लोग कैसे समझेंगे यहाँ पे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स और मैं बोलूँगा डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म. इस तरह के दो वर्ड हम लोग यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, तो जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो हम लोग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स. ठीक है, और इसके बाद हम लोग समझेंगे अपना डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म. सो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स को हम लोग क्या क्या बोलते हैं वो हम लोग पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं. तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म और अर्ली बाइंडिंग. ठीक है, तीनों चीज़ सेम होता है. और इसके अंदर क्या क्या आता है, मेथड ओवरलोडिंग, क्या आता है, ओवरलोडिंग, एंड देन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, क्या आता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और क्या आता है अपना मेथड ओवरलोडिंग, मेथड हाइडिंग आता है. ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग करते हैं मेथड हाइडिंग. तो यहाँ पर हम लोग जो है इस चीज़ों को सीखने वाले हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ जहाँ पे हम लोग मेथड ओवरलोड करेंगे. तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक एम्प्लॉय क्लास क्रिएट करूँगा. एम्प्लॉय क्लास ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पर मैं मल्टीपल मेथड को ओवरराइड करूँगा. ठीक है, सो लेट्स ओवरराइड. एंड मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट में मेथड नेम सेम रहेगा, आर्गुमेंट्स अलग अलग रहेंगे. तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा कैलसी. लो भैया, कैलकुलेटर क्रिएट कर देते हैं. देन पब्लिक वॉइड ऐड. ठीक है, देन ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स सेम. यहाँ पे मैं एक और मेथड क्रिएट करूँगा, पब्लिक वॉइड ऐड, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स और सेम. अभी देखिए यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है, ऐड इज ऑलरेडी डिफाइंड इन दिस कैलसी क्लास. अभी क्या है, मेथड ओवरलोडिंग का मतलब मेथड नेम सेम है, बट भैया उसके सिग्नेचर को तो चेंज कर दो. तो यहाँ पर हम लोग इंट ए इंट बी कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग करते हैं डबल ए डबल बी. ठीक है, इस तरीके से हमें मेथड को, सिग्नेचर को चेंज कर रही है. देन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैलसी के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. कैलसी, इसके पहले तो मुझे मेन मेथड क्रिएट करना पड़ेगा. मेन मेथड के बिना कैसे हमारा कोड चलेगा. मेन मेथड के अंदर यहाँ पर हम लोग कैलसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे.
कैलसी सी इज इक्वल टू न्यू कैलसी। और ये इस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग ऐड मेथड के अंदर 2 इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, 2 डबल वैल्यू पास करेंगे। सो जब हम लोग इंटीजर पास करेंगे तो इस मेथड का एग्जीक्यूशन होगा एंड यहाँ पर कैलकुलेशन करके हम लोग रिजल्ट्स को रिटर्न करेंगे। तो रिजल्ट्स को रिटर्न जब करेंगे तो एक चीज़ हमें मिस किया यहाँ पे, a प्लस बी करता हूँ। अब ये क्या है, इंटीजर, तो यहाँ पर मुझे रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर। तो हम लोग जब इस पर ओवरराइड करेंगे तो देखिए मेक ऐड रिटर्न इंट, तो ये इंट चेंज कर देगा। फिर यहाँ पर भी मैं सेम a प्लस बी करूँगा तो इसको करना पड़ेगा डबल। देखिए यहाँ पे क्या बताएगा, मेक ऐड रिटर्न डबल, तो इसको चेंज कर दिया। ठीक है, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड 1 देन प्लस सी डॉट ऐड 1,2 एंड यहाँ पर क्या होगा, जब 1,2 करेंगे तो पहले वाले को कॉल करेगा एंड उसको आउटपुट मुझे मिल जाएगा। फिर सेम मैं अगर यहाँ पर करता हूँ 1.2,2 तो ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कमांड कर देंगे प्रिंट का कंसोल पे, तो बोलेंगे कि ऐड इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ये कर दिया प्रिंट, इससे हमें मालूम पड़े कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है। देन एक सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पे और अच्छे कर सकते हैं, a प्लस बी, सेम चीज़ को यहाँ पर कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे हम लोग डबल वैल्यू। अब कोड को रन करते हैं और फटाफट आउटपुट देख के हम लोग समझ जाते हैं क्या है। देखिए ऐड इंटीजर वैल्यू 1,2, ऐड डबल वैल्यू 1.2, 2.0। यहाँ पर एक चीज़ ट्रिकी है, जब डबल मेथड को कॉल किए थे तो वहाँ पे एक तो डबल था पर दूसरा इंटीजर था, तो यहाँ पे एक टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट अप्लाई हुआ और इसने ऑटोमेटिकली जो इंटीजर है उसको अपर में कास्ट कर सकते हैं, यानी कि बड़े वाले एप्पल को छोटे वाले एप्पल पे रिप्लेस नहीं कर सकते, बट छोटे वाले एप्पल जहाँ पे है, यानी कि आप समझिए एक बड़ा वाला एप्पल है, बड़े जगह पे आप छोटे सामान को डाल सकते हैं, बट अगर छोटा जगह है वहाँ पर एक बड़े सामान को आप नहीं डाल सकते, अच्छे से प्रॉपरली वे में नहीं होगा। अगर होगा भी, अगर ठोस साथ से कैसे भी हम लोग भरते भी हैं तो कुछ पार्ट्स उसका निकालना पड़ेगा तो ही कर सकते हैं। तो टाइप कास्टिंग कंसेप्ट यही होता है। ठीक है, तो डबल वैल्यू कॉल हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मेथड ओवरलोडिंग, सेम मेथड हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए। अब एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होगा, यानी कि अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर, आप अगर आपने सीखे रहेंगे कंस्ट्रक्टर इन जावा क्या होता है, मैंने ऑलरेडी इसका एक वीडियो इसी प्लेलिस्ट के अंदर ही बनाया है, एक डेडिकेटेड चैप्टर है कंस्ट्रक्टर इन जावा के ऊपर, तो आप जरूर चेकआउट कीजिए कंस्ट्रक्टर इन जावा क्या होता है, उसके कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए जस्ट फॉर क्विक रिवीजन मैं आपको इन डेप्थ में इस वीडियो में नहीं समझा, अदरवाइज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आप वो चैप्टर को चेकआउट कीजिए। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर एक मैं मेथड क्रिएट करता हूँ, कंस्ट्रक्टर इंट a इंट b, सेम वे में। ठीक है, देन एक और मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डबल पास कर दूंगा, सो डबल a डबल b। ठीक है, अभी ये तो हो गया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अभी हमें एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करना पड़ेगा कैलसी। अब ये क्यों क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वो चैप्टर का वीडियो देखना पड़ेगा, जिससे आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ पाए। आप अगर मैं एक लाइन में बताऊंगा ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगा और भी एडवांस टॉपिक को समझने के लिए, इसलिए आप वो चैप्टर जाइए और चेकआउट कीजिए किस तरीके से मैंने कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट को इन डिटेल्स में बताया हुआ है कि हमें क्यों यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए, इसका आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो गया। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस कॉपी को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इधर भी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसको हम लोग निकाल देते हैं, कोड को फॉर्मेट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, भैया ये है मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, देन ये है हमारा डबल कंस्ट्रक्टर, तो इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ये है मेरा डबल कंस्ट्रक्टर। सॉरी, इसको थोड़ा डिलीट करते हैं, डिफ़ॉल्ट डबल कंस्ट्रक्टर वैल्यू, एंड देन इसको हम लोग कॉपी करके इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो इससे हमारा कोड काफ़ी अच्छा दिखाई दे। इसको बोलते हैं इंटीजर कंस्ट्रक्टर वैल्यू, इंटीजर कंस्ट्रक्टर वैल्यू। ठीक है,
अभी हम लोग क्या करेंगे, एक हर एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। तो जब मैं कैल्सी के लिए यहाँ पे कैल्सी C1 इज इक्वल टू न्यू कैल्सी करूँगा तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। देन अगर मैं कैल्सी C2 इज इक्वल टू न्यू कैल्सी करता हूँ और यहाँ पर पास करता हूँ 1,2 तो ये कॉल करेगा इंटीजर वाले कंस्ट्रक्टर को। मैं आपका आउटपुट दिखाऊंगा कैसे होता है। फिर अगर मैं करता हूँ कैल्सी C3 इज इक्वल टू न्यू कैल्सी एंड यहाँ पर मैं वैल्यू पास करता हूँ 1.2, 2.2 तो हमें आउटपुट क्या मिलता है ये हम लोग देखते हैं। तो आई होप आप समझ रहे हैं कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से ओवरलोड कर सकते हैं। तो अगर मैं कोड को रन करता हूँ तो देखिए आउटपुट कैसा आता है हमारा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हुआ जब मैं ये लाइन को एग्जीक्यूट किया, जब मैं 1 और 2 पास किया यानी कि इंटीजर वैल्यू पास किया तब ये जो है इंटीजर कंस्ट्रक्टर के अंदर गया एंड इस लाइन को एग्जीक्यूट किया। जब मैं डबल पास किया तो ये डबल के अंदर गया। तो इस तरीके से जो है हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को भी समझ लिया है। अभी हमें स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म मालूम पड़ गया, अभी हमें सीखना है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। सो मैं क्या करता हूँ, एक नया क्लास क्रिएट करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ मैं डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। सॉरी, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दिया था, ये होगा मेरा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, माय मिस्टेक, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। कंपाइल टाइम और अर्ली थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे हम लोग डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। सो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म को ही हम लोग बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं हम लोग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म्स, और बोलते हैं लेट बाइंडिंग, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने यहाँ पे गलती से डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म टाइप कर दिया था। तो डायनेमिक को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, रन टाइम एंड लेट बाइंडिंग, ठीक है। लेट बाइंडिंग बिकॉज जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे यह डिसाइड करता है कि कौन से मेथड को एग्जीक्यूट करना है। और यहाँ पे होता है हमारा एग्जाम्पल ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास सुपर, और बोल सकते हैं कि एम्प्लॉय, और बोल सकते हैं पेरेंट क्लास क्रिएट करते हैं, पेरेंट। एंड देन पेरेंट क्लास के अंदर एक हम लोग सिंपल सा मेथड क्रिएट करेंगे जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है और ओवरराइड करना है चाइल्ड क्लास के अंदर। तो मैं करता हूँ पब्लिक वॉइड सिंपल सा मेथड करता हूँ प्रिंट, ठीक है, प्रिंट करता हूँ। देन ये प्रिंट मेथड के अंदर मैं प्रिंट कर दूंगा हाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन पेरेंट क्लास, बस इतना करना है। फिर मैं एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करूँगा, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करता हूँ चाइल्ड, लिखता हूँ मैं चाइल्ड, और ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा पेरेंट क्लास को, ठीक है। यानी कि ये जो पेरेंट क्लास के अंदर मैंने मेथड क्रिएट किया था 1 ओवरराइड यहाँ पे दिखना चालू हो गया। इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कर्सर मेरा यहाँ पे आ गया। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट इतना स्मार्ट है कि ये मालूम कर लेता है। यहाँ पे नो यूजर्स है, नो यूजर्स, ठीक है, प्रिंट हो गया। तो अभी देखिए ये क्या है, मेरा चाइल्ड क्लास है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ चाइल्ड क्लास। तो मेथड को मैंने ओवरराइड कर दिया, तो यहाँ पर हम लोग ओवरराइड एनोटेशन का यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल पार्ट है, इससे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। बट ये है अगर आप यूज़ करते हैं तो प्रोग्रामर जो रहेगा, आपका कोड देखने आएगा, उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये मेथड जो है पेरेंट क्लास के अंदर भी प्रेजेंट है, उसके फंक्शनैलिटी को हमने ओवरराइड किया है चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। देन अभी इसका जो एग्जीक्यूशन है वो कब कॉल होगा और कब मालूम पड़ेगा, रन टाइम के टाइम। तो मैं यहाँ पर एक मेन मेथड क्रिएट करता हूँ, इस मेन मेथड के अंदर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो आप याद रखिए लेफ्ट में हम लोग अगर देखेंगे तो लेफ्ट साइड में सुपर क्लास आएगा और राइट साइड में जो है वो आएगा चाइल्ड क्लास, तो और बोल सकते हैं सब क्लास, तो बोलता मैं सब क्लास, ठीक है। जब आप सुपर क्लास और सब क्लास करने जाएंगे उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज अगर सब क्लास लेफ्ट में है तो सब क्लास राइट में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अगर आप सब क्लास लेफ्ट में करते हैं तो राइट में सुपर क्लास नहीं आएगा। सुपर क्लास और सब क्लास का अगर जब भी आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो सुपर क्लास हमेशा लेफ्ट साइड में ही आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज हम लोग सुपर क्लास की ऑब्जेक्ट का यूज़ करके सब क्लास को कर रहे हैं, यानी कि सुपर क्लास को एक्सटेंड किया जा रहा है, तो सुपर क्लास कभी राइट में नहीं आ सकता।
तो मैं यहाँ पे करता हूँ सुपर क्लास और करता हूँ पेरेंट क्लास। पेरेंट p इज इक्वल टू न्यू पेरेंट p डॉट प्रिंट करूँगा। तो मैं जब p डॉट प्रिंट करूँगा तो ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर रहा हूँ पेरेंट क्लास का और रेफरेंस भी दे रहा है मैं पेरेंट क्लास का। तो ये पेरेंट क्लास के मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं कोड को रन करता हूँ और दिखाता हूँ आउटपुट आपको। देखिए पेरेंट क्लास आया, बट इसी चीज़ को मैं यहाँ पे करता हूँ सब, सॉरी यहाँ पे सब नहीं आएगा, यानी कि चाइल्ड अगर मैं करता हूँ ना, देखिए यहाँ पे एरर देगा चाइल्ड p इज इक्वल टू और चाइल्ड p1 इज इक्वल टू न्यू पेरेंट। तो अभी देखिए मुझे एरर दे रहा है कास्ट एक्सप्रेशन टू चाइल्ड, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस तरीके से हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पेरेंट और यहाँ पे करेगा मैं चाइल्ड। ठीक है, अभी जब मैं करूँगा p1 डॉट प्रिंट तो पहले ये चेक करेगा कि भैया जिसका मुझे रेफरेंस मिला है चाइल्ड क्लास का, तो उसके अंदर प्रिंट मेथड प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो कोड को एग्जीक्यूट कर दो, यानी कि चाइल्ड क्लास को प्रिंट कर दो कंसोल पे। तो अगर कोड रन करूँगा तो यहाँ पे देखिए चाइल्ड क्लास मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हो गया जब पेरेंट का कॉम्बिनेशन, पेरेंट चाइल्ड का कॉम्बिनेशन। एक और हमें देख लेते हैं चाइल्ड का कॉम्बिनेशन। तो इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, इसको मैं करता हूँ p2, चाइल्ड यहाँ पे आएगा, चाइल्ड यहाँ पे आएगा, p2 और हम लोग जब कोड को रन करेंगे तो इस टाइम पे ये सुपर क्लास में जाएगा ही नहीं, ये डायरेक्टली चाइल्ड क्लास के मेथड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरीके से हमने दोनों टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म सीख लिए हैं। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। आई एम रियली सॉरी कि मैं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, आपने आइडेंटिफाई कर लिए रहेंगे, बट रियली सॉरी फॉर दैट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। और भी अमेजिंग कंसेप्चुअल वीडियो में चैप्टर में लेके आने वाला हूँ, जब भी मैं नेक्स्ट चैप्टर अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।